हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भाग्य भाव की बात करेंगे, भाग्य की बात करेंगे। भाग्य यदि व्यक्ति का बलवान है तो ये मान के चलिएगा अनेकों प्रकार के सुख संसाधन उसे प्राप्त हो जाते हैं। और यदि भाग्य बलवान नहीं है तो कई बार हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में वो आनंद नहीं आता। इसलिए जन्म पत्रिका का भाग्य भाव बलवान होना चाहिए। कैसे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कुछ बातें हम आपसे अभी करने वाले हैं। आइए आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 17 अगस्त सन 2021 दिन मंगलवार, श्रावण माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल, उत्तर दिशा। सबसे पहले तो क्या भाग्य को भी अच्छा बनाया जा सकता है? परम पुण्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? हम अपने जीवन में जो जो अच्छे कर्म करते चले जाते हैं, अच्छे कर्मों से ही एक अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। सनातन धर्म में करनी, भरणी, शुभ, अशुभ, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से माना जाता है और ये सब वास्तविक भी है। अब देखिएगा, हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है ना कि हमने जैसा कर्म किया है हमें वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। कई बार जब जीवन में हम बहुत दुखी होते हैं तो मन में यह आता है कि इस जीवन में तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हो सकता है पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किए हों जिसकी सज़ा हम आज भोग रहे हैं। आती है नई बातें, बहुत उलझा हुआ रहस्य है। लेकिन एक मोटी सी बात समझ लो कि चाहे पूर्व जन्म की बात हो या इस जन्म की बात हो, बस कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म अच्छे किए हैं तो भाग्य भी अच्छा होगा। लेकिन अब पूर्व जन्म में जो हो गया सो हो गया, वो तो हमारे हाथ में नहीं। अब इस जन्म में हम कैसे अपने भाग्य को बलवान बनाएं और कैसे पहचानें क्या हमारा भाग्य कमज़ोर है? इंसान के हाथ की रेखाओं में भी भाग्य रेखा होती है, जिसे हम फेट लाइन कहते हैं। यहाँ से प्रारंभ होती है, मध्यमा उंगली के नीचे शनि माउंट तक, शनि पर्वत तक ये भाग्य रेखा जाती है। इस रेखा को देखकर दोनों हाथों की रेखाएं देखी जाती हैं। इस रेखा को देखकर जो पामिष्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से अंदाज़ा निकाल लेते हैं, गणित लगा लेते हैं आपके जीवन का भाग्य कैसा रहेगा। लेकिन हाथ देखना थोड़ा कठिन होता है, जन्म पत्रिका थोड़ी आसान होती है। और मोटी भाषा में कहें तो आसान कुछ भी नहीं है और भारी भी कुछ नहीं है। जन्म पत्रिका भी हर आदमी के बस की नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में शीघ्र आ जाती हैं। आइए अब हम जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। जन्म पत्रिका का नवम भाव 9th हाउस भाग्य भाव कहलाता है। दिखाते हैं, ये देखिए, ये जन्म पत्रिका आपके सामने है। इस जन्म पत्रिका में नवम भाव देखिए, ये 9वां घर होता है। अभी हम एक एरो और लगाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये प्रथम हाउस है जहाँ 1 नंबर लिखा है। यहाँ से गिनते हुए हम 9 नंबर तक पहुँचते हैं। हालांकि
हमारे अंक तो पूरे 12 होते हैं, लेकिन प्रथम भाव हमने सारी बातें पहले भी बता रखी हैं। प्रथम भाव लगन होता है, बाकी के भाव अलग अलग नाम से होते हैं। और जो ये नवम भाव है जहाँ आप एरो देख रहे हैं, ये भाग्य स्थान होता है। अब यहाँ भाग्य स्थान में कोई भी अंक आ सकता है, जरूरी नहीं कि 9 नंबर आए, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। ओके, यहाँ कोई भी अंक आ सकता है। इस भाव में जो भी अंक आएगा वही इस भाग्य भाव का कारक ग्रह होगा। मोटी सी आपके लिए समझा रहा हूँ, बाकी बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं। 3 नंबर यहाँ आता है भाई देवे, 3 नंबर यहाँ पर आ गया 9वें भाव में। तो 3 नंबर की स्वामी कौन हो, 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? ऐसे समझ लो आप, मिथुन राशि होती है। स्वामी कौन है उसके? बुध। तो इस कुंडली में टटोलना पड़ेगा कि बुध की स्थिति कैसी है। जी हाँ, यही गणित है कि बुध की स्थिति कुंडली में कैसी है, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति जन्म पत्रिका में किस प्रकार की है। एक उदाहरण और समझो। इसी भाग्य भाव में यदि ग्रह मित्र राशि के ना हो, शत्रु राशि के बैठ जाएं, या चंद्र ग्रहण लग जाए, कैसे? देखो हमने चंद्रमा भी वहाँ लिखा है, चंद्रमा के साथ क्या लिख दिया? राहु। इसी भाग्य भाव में चंद्र ग्रहण लग गया और क्या नंबर लिख दिया हमने यहाँ? 4 नंबर लिख दिया। 4 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? समझना मेरी बात को, देखो भाई बोर मत होइए, थोड़ा समझिए आप। 4 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? 4 नंबर के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं भाग्य भाव में, लेकिन उनके साथ कौन बैठ गए? राहु। क्या हो गया? चंद्र ग्रहण दोष। भाग्य भाव में ग्रहण लग गया। समझ में आया कुछ? अब मैं कुंडली की जरूरत नहीं है, अब हम आपसे बातें करते हैं। भाग्य भाव में ग्रहण लग गया, कैसे कैसे तो ये बच्चा पढ़ेगा, कैसे कैसे ये मुश्किल से अपने जीवन को आसान बनाएगा। बहुत दिक्कतें इसके स्थान में, इसके जीवन में आएंगी। माता पिता अपने हिसाब से इसको पालेंगे, लालन करेंगे, पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य कमज़ोर रहेगा। कह नहीं देते कि सब कुछ अच्छे से है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाई मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। यही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, यही चीज़ दूसरा कर रहा है, उसको मुकुट मिल जाता है, उसकी ताजपोशी हो जाती है, मेरी होती नहीं है। मेरे अच्छे काम में भी बुराई निकल जाती है। उतनी मेहनत आप कर रहे हो, उतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरी दुकान पे माल अच्छा है, मेरा बिकता नहीं, तुम्हारा बेकार भी बिक जाता है। ये भाग्य भाव की कसौटी है। दूसरी बात, जिनकी जन्म पत्रिका ना हो, अपना हाथ दिखाइए, लेकिन किसी मर्मज्ञ पामिष्ठ को, किसी अच्छे पामिष्ठ को अपना हाथ दिखाइए, सामुद्रिक शास्त्री को, जिसे ये पूरा अच्छे से हाथ देखना आता हो। ऐसा नहीं हाथ देखने में 10 घंटे लगते हैं। करत करत जड़मत होत सुजान, जब आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है 2 मिनट लगते हैं। फिर तो जब हम बचपन में साइकिल सीख रहे होते थे तो 15-20 दिन खप जाते थे, है ना। कभी दांत टूटते थे, कभी गिर जाते थे, कभी हैंडल किधर है, पेंडल किधर है, रहती थी ना सारी बातें। लेकिन जब सीख गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो बुढ़ापे तक जब तक शरीर में जान है, आपको फिर ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। फिर तो चढ़े साइकिल और चला लिया आपने। ऐसे ही जब आपको हाथ देखना अच्छे से आ जाता है, या कुंडली देखनी आपको अच्छे से आती है, तो जब तक सीख रहे होते हैं तब तक टाइम लगता है, सीखने के बाद नहीं। डॉक्टर साहब MBBS तक पहुँचते पहुँचते समय लगाते हैं, लेकिन जब परफेक्ट हो जाते हैं फिर तो नाड़ी पकड़ी, या वैसे ही आपकी बातों से ही सब कुछ निकाल करके आपको उपाय दे देते हैं, दवाई दे देते हैं। तो अच्छे किसी पामिष्ठ को अपना हाथ दिखाएंगे तो भी आपके भाग्य भाव की स्थिति सामने आ जाएगी। अब फिर उसके उपाय हो जाते हैं। अब जैसे मैंने यही कुंडली की बात बताई आपको, ग्रहण लग गया। इस कुंडली की बाय द वे, यही कुंडली
हम अपना ही उदाहरण दे देते हैं। हमारे पास बनने के लिए आती है और हम देखते हैं, अरे अभी तो ये बच्चा 4 साल का, अभी तो ये बच्ची 5 साल की है, या आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, जो भी हो, अरे आपके तो भाग्य में ग्रहण लगा हुआ है। ये ग्रहण की बात तो मैंने इसलिए बताई, आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भाग्य भाव को, वो योग बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं। अब वो आप सब सारी चीज़ें तो आप देख नहीं सकते, वो तो देखेगा तो कोई देखने वाला ही। कुंडली बनने आई, हमने देखा अरे ये तो उसकी भाग्य भाव में कमी है, तो जन्म से ही फिर उसके चंद्रमा के उपाय, राहु के अपने हिसाब से उपाय, और बहुत सारी चीज़ें उनको मंत्र वगैरह बता दिए जाते हैं, ताकि भाई जब तक बच्चे का समय अच्छा आए तब तक वो अपने जीवन को मजबूत बना ले। यही कारण है कुछ पूजाएं भी बताई जाती हैं कि भाई आप इस बच्चे के लिए चंद्र शांति कराएं, राहु के बीज मंत्र का जाप कराएं, तो वो टाइमली समय पर वो चीज़ें करा लेनी चाहिए। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि भाग्य भाव को कमज़ोर बनाने वाले जो वहाँ पर उस प्रकार की कोई युतिवत ग्रह हैं, उनका क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तभी तो कहते हैं बच्चे की कुंडली भाई जल्दी बनवा लेनी चाहिए, जन्म से बनवा लेनी चाहिए। यदि आप कितनी भी बड़ी उम्र में हैं और यदि आपको लग रही है कि वास्तव में भाग्य में कोई कमी है, कोई काम नहीं बनते, तो आप भले कुंडली ना बनवाएं, लेकिन किसी को अपनी जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ तो आपको मालूम होगा ही, तो अपनी किसी को डेट ऑफ बर्थ बता करके ज़रूर एक बार चेक करा लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा करके दिखा लीजिएगा, कहीं आपके भाग्य भाव में कमी तो नहीं है। आप देखो, ये तो जन्म पत्रिका का केवल एक पार्ट है, एक भाव है, और भाव कितने होते हैं कुंडली में? 12। 12 के 12 भावों में यदि 3-4 भाव व्यक्ति के जन्म से ही कमज़ोर हो जाएं, तो सोचो उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहता है। अब आप यहाँ ये मत कहना कि यूएसए वालों के साथ क्या ऐसा नहीं होता, लद्दाख वालों के साथ क्या ऐसा नहीं होता, जापानीज़ के साथ, सबके साथ होता है। भाग्य सबका है, और ये विद्या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। ज्योतिष विद्या, इससे कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। ये लाभ के लिए है, जीवन को आसान बनाने के लिए है। किसी को इससे लाभ उठाना है तो उठा सकता है, और नहीं उठाना है तो कोई बात नहीं है। ये विद्या इसलिए नहीं बनी है कि केवल ये हिंदुओं के लिए है। ये है एक गणित, एक तरीका अपने जीवन को सुधारने का। बस हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी विद्या ये बनाई है। तो आज बस मुझे आपको यही समझाना था कि भाग्य भाव बलवान होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए भाई, वो तो कोई ज्योतिषाचार्य ही बताएंगे भाई क्या इसके भाग्य भाव में कमजोरी है, क्या इसको उपाय करना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सा रतन नहीं पढ़ना। अब ऐसी स्थिति में जो मैंने अभी बात बताई, आपने गोमेद पहन लिया तो पहले ही राहु ने चंद्र को ग्रसित कर लिया है, ग्रहण भाव बना दिया है, ग्रहण युति स्थिति, ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोमेद पहनते ही ये व्यक्ति और डंप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए रतन जल्दी से ऐसे मत पहना करो। पहनो, हम मना नहीं करते, लेकिन पूरा उसका गणित करके, पूरा अच्छा सा कैलकुलेशन करके तब रतन धारण करने चाहिए। बहुत लोगों को बड़ा शौक़ होता है, नाना भांति के रतन पहन लेते हैं। तो हम आपको इतना ही समझाएंगे, कई बार आपको पता नहीं होता है, शनै शनै धीरे धीरे वो रतन आपको बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे होते हैं। आइए, साधकों समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों एक संदेश, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जिनकी बची हैं, बाकी बहुत लोगों की भेज चुके हैं, शायद कुछ की रास्ते में होंगी, मिल जाएंगी। सावन के महीने के जो रुद्राक्ष हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उन्हें अभी और अच्छे से उनकी जो भी हम लोग करते हैं, हमारी विधि होती है, जिनको मिल गए हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं मिले हैं थोड़ा धैर्य रखें, सबको हम देंगे जैसे भी जो भी आपकी बात हुई है हमसे। और जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट है, इसमें थोड़ी कुछ लोगों की शिकायत है कि कॉल अपॉइंटमेंट की डेट बहुत लंबी जा रही है। जो आज अपॉइंटमेंट लेता है उसको करीब करीब 1.5-2 महीने का वेटिंग उसको करना पड़ता है। इसका भी कोई रास्ता निकाल रहे हैं। बस एक ही रास्ता है कि अपॉइंटमेंट के डेज़ हम लोग थोड़ा बढ़ा दें तो शायद आपकी डेट नीचे आ जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रखें। आपका यही धैर्य हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और चौथी बात, अब ये मैं सब बातें बाद में क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको भी तो एक मैसेज मिल जाए ना, इसीलिए सामूहिक मैसेज मिल जाता है। अब दीक्षा के लिए दीक्षा के लिए जो बात है वो आपको कल भी कॉल हमारे यहाँ से आए होंगे, जिनको नहीं आए होंगे क्योंकि बहुत सारे आप लोग हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, और 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आप सबको कॉल आ जाएगी। फिर समझा देता हूँ, दीक्षा के क्षेत्र से वही लोग जुड़ें जो गुरु के मर्म को समझते हैं। आप कौतूहलवश या किसी भी कारणवश दीक्षा ना लें। दीक्षा तभी ली जाती है जब हम गुरु को दिल से मानते हैं और अच्छे से उनके प्रति समर्पण भावना हमारे अंदर होती है। आपको जब भी हमारे संस्थान से कॉल, जिनको आ गया होगा उनसे तो बात हो गई होगी, जिनको और को कॉल आए, तो यदि आप गांव देहात में रहते हैं, उस प्रकार का मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, तो आप पता लगा जो डाक टिकट लिफाफा होता है, जवाबी लिफाफा भेज देना, या संस्थान में पूरी इंक्वायरी ले लेना फ़ोन करके। और जिनके पास जो अच्छे से उस प्रकार से मोबाइल यूज़ करते हैं, PDF फाइल वगैरह अच्छे से खोल लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आती हैं तो फिर उनके लिए बड़ा हो जाता है। तो आप उसके लिए भी हमारे संस्थान में संपर्क, जो और लोग भी चाहते हैं दीक्षा के लिए, वो संपर्क कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं, जिनके नाम लिखे हुए हैं, उन सब से बात धीरे धीरे सबसे हो रही है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।